अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो हमारा आज का जो टॉपिक है दैट इज इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, ये आज हमने डिस्कस करना है अबाउट इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है कि बेटे ये क्या चीज होती है, पहले हम इसको समझते हैं। देखो बेटे, हमारे पास इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है, ये बेसिकली नाम आपको बता रहा होगा कि इसमें इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, देखो बेटे इसके नेम के अंदर आपको इसकी डेफिनेशन जो है वो समझने में आसानी होगी। जैसे कि इंटर का मतलब क्या होगा, बिटवीन। मॉलिक्यूलर फोर्सेस यानी कि मॉलिक्यूल्स, ठीक है, के दरमियान में, यानी कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो फोर्सेस हैं इसे हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहेंगे। ये मेरे पास एक वाटर मॉलिक्यूल है और एक वाटर मॉलिक्यूल को बनाने के लिए दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन आपस में अटैच होते हैं। हमें पता है इसका फॉर्मूला होता है, ये इसका स्ट्रक्चर है और फॉर्मूला है H2O। अब बेटा फॉर एग्जांपल, ठीक है, अब अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूं ये एक सिंपल से सर्कल से। अब ये जो सर्कल है ये आप समझ लें कि बेटा ये एक वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब जाहिरी बात है कि एक वाटर मॉलिक्यूल जहां आप लेंगे तो बेटे उसमें दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन है, लेकिन जब आप एक गिलास पानी का ले लें तो उस एक गिलास पानी के अंदर एक वाटर मॉलिक्यूल तो नहीं होगा ना, डेफिनेटली उसके अंदर बहुत ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहे होंगे एक ही साथ एक ही वक्त में। अब जैसे कि ये आपके पास ढेर सारे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, अब ये तमाम वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में भी जुड़े हुए होते हैं, ठीक है ना। दे आर अट्रैक्टेड विद वन अनदर, ये एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे होते हैं और इन्हें अट्रैक्ट करने वाली एक फोर्स होती है जो इन मॉलिक्यूल्स को आपस में बांध के रखेगी, ठीक है ना। और इस फोर्स को हम बोलेंगे कि ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, ठीक है ना। हम इसे क्या बोलते हैं कि ये इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स होगी, ठीक है बेटे। तो ये मैं सारी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है ना वो ड्रॉ कर रहा हूँ कि ये सारी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं जिसने तमाम मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ के रखा होता है। तो ये है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है, कि भाई मॉलिक्यूल्स बनने हुए हैं एटम से और एक मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स को आपस में बांध के रखने वाली जो फोर्स है इसे हम बोलते हैं बॉन्ड, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर एक और वाटर मॉलिक्यूल बना लेता हूँ तो देखें बेटा ये मेरे पास ऑक्सीजन आ गया, ठीक है, ये एक और हाइड्रोजन आ गया, डेफिनेटली ये मजीद एक हाइड्रोजन आ गया मेरे पास। अब ये जो वाटर है डेफिनेटली ये इस वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर रहा है। अब इसके अंदर अगर हम गौर करें तो ये जो आप लाइंस देख रहे हैं ना ये मेरे पास क्या है, केमिकल बॉन्ड है, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड अ केमिकल बॉन्ड, ये एक केमिकल बॉन्ड है, ठीक है जी, दिस इज कॉल्ड अ केमिकल बॉन्ड। लेकिन अगर आप ये रेड कलर वाले को देखें तो ये मेरे पास क्या है, ये है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है ना, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। ओके, तो मैं ये कह सकता हूं कि देयर इज एडिशन ऑफ सम फोर्सेस दैट होल्ड्स मॉलिक्यूल टुगेदर, जिसने मॉलिक्यूल्स को आपस में बांध के रखा हुआ है, तो हम इन्हें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहेंगे। और ये फोर्सेस केमिकल बॉन्ड के कंपैरेटिवली बहुत वीक होती हैं, ठीक है ना। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर वेरी वीक कंपैरेटिवली टू केमिकल बॉन्ड, समझ आ गई है। ओके बेटे, तो केमिकल बॉन्ड क्या था, इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट होल्ड्स एटम टुगेदर इन अ सब्सटेंस या मॉलिक्यूल। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या हैं, दे आर रिलेटिवली वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस दैट होल्ड्स मॉलिक्यूल्स टुगेदर इन अ सब्सटेंस, जो एक सब्सटेंस में मॉलिक्यूल्स को आपस में होल्ड करके रखेगी, ये कहलाती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ओके बेटे, अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है मैंने बताया कि ये बहुत ही वीक फोर्सेस होती हैं, दे आर वेरी वीक इन नेचर, तो ये वीक फोर्सेस हैं। अब वीक फोर्सेस का मतलब क्या है यहाँ पर,
कि बेटा नॉर्मली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इतनी वीक में नहीं होती, लेकिन केमिकल बॉन्ड के कंपैरेटिवली बहुत वीक होती हैं। नाउ वी आर हैविंग अ एग्जांपल, हमारे पास एक एग्जांपल है और एग्जांपल है मेरे पास HCl की। ठीक है बेटे, कि ये मेरे पास एक हाइड्रोक्लोराइड का मॉलिक्यूल है। ठीक है बेटे, ये मेरे पास एक और हाइड्रोजन क्लोराइड का मॉलिक्यूल है, ये मेरे पास एक और हाइड्रोजन क्लोराइड का मॉलिक्यूल है, और ये आपस में अटैच हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है ना, यानी कि ये आपस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से जुड़े हुए हैं, दे आर अटैच, ये जुड़े हुए एक दूसरे के साथ। ठीक हो गया। अब अगर आप गौर करें तो ये मेरे पास क्या है, 1 2 और ये 3, ये है केमिकल बॉन्ड, दिस इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। और अगर मैं यहां पे देखूं तो ये मेरे पास क्या है बेटे, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक हो गया। ये जो रेड कलर के आप देख रहे हैं ये क्या है जी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, ये रेड वाली, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। अब अगर मेरे पास 1 मोल HCl है, ठीक है ना, इफ आई हैव अ 1 मोल ऑफ HCl, अगर मेरे पास 1 मोल ऑफ HCl है, तो मुझे अगर इसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक करना है, तो इस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए मुझे बेटे 17 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए। ठीक है, यानी अगर मैं इसको 17 किलो जूल पर मोल एनर्जी दे दूं तो बेटे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस टूट जाएंगी, और इनके टूट जाने पर मुझे क्या मिलेगा, HCl का ये जो मॉलिक्यूल है ये एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। ठीक है ना, यानी कि जो ये मॉलिक्यूल्स हैं दे विल बी सेपरेट फ्रॉम वन अनदर, ये एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगे। क्लियर है बेटे, लेकिन रहेगा अभी भी ये क्या, HCl। और अगर मुझे इसमें से हाइड्रोजन और क्लोरीन को सेपरेट करना है तो मुझे इनका बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। अब इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए मुझे कितनी एनर्जी चाहिए बेटा, तो मुझे एनर्जी चाहिए 430 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। ठीक है ना, आई विल नीड 430 किलो जूल पर मोल एनर्जी टू ब्रेक HCl मॉलिक्यूल। HCl मॉलिक्यूल को ब्रेक करने का मतलब है कि मैं इसका ये बॉन्ड तोड़ दूंगा, हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो हाइड्रोजन अलग हो जाएगी और बेटे इसमें से क्लोरीन सेपरेट हो जाती है। अब आप देख सकते हैं कि अगर आपने HCl और हाइड्रोजन को सेपरेट करना है तो यू शुड नीड टू ब्रेक केमिकल बॉन्ड, और अगर आपको सिर्फ HCl के मॉलिक्यूल्स को रिमूव करना है, उसको अलग अलग करना है, तो आपको सिर्फ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ब्रेक करनी होगी। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को तोड़ने के लिए 17 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए, जबकि इनमें हाइड्रोजन और क्लोरीन को सेपरेट करने के लिए आपको 430 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड है। इट्स मीन के केमिकल बॉन्ड इज अ मच स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अब हम जरा आपकी बुक के ऊपर आते हैं, तो बुक के ऊपर वो क्या कहता है, वो कहता है as we discussed earlier the force that holds atom in a compound are chemical bonds। जैसे कि पहले बता दिया गया कि भाई वो फोर्स जो केमिकल कंपाउंड के अंदर एटम्स को होल्ड करती है वो केमिकल बॉन्ड होता है। इन एडिशन टू दीज स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग फोर्सेस, यानी इस केमिकल बॉन्ड के अलावा भी रिलेटिवली वीक forces also exist between the molecules which is called intermolecular forces। ठीक है ना, कुछ weak forces भी exist कर रही होती हैं molecules के दरमियान में, और हम इन्हें intermolecular forces कहते हैं। The bonding and the intermolecular forces of hydrogen chloride are shown below। ये इसने आपको बता दिया है। अब एग्जांपल उसने आपको दे दी। ठीक है, इट रिक्वायर्ड 17 किलो जूल एनर्जी टू ब्रेक दीज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन द 1 मोल ऑफ लिक्विड हाइड्रोजन क्लोराइड टू कन्वर्ट इनटू गैस। जाहिर बात है जब आप ये तोड़ देंगे तो वो अपने लिक्विड से कन्वर्ट हो जाएगा गैस फॉर्म के अंदर। ओके बेटे, जबकि whereas about 430 kilojoule energy is required to break the chemical bond between hydrogen and chlorine atoms in 1 mole of hydrogen chloride।
अब बेटा ये दोनों चीजें आपको एमसीक्यूज पर्पस में पूछी जा सकती हैं, जैसे कि 17 किलो जूल एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ लिक्विड HCl इनटू गैस। ठीक है कि भाई 1 मोल ऑफ HCl लिक्विड है, उसको गैस में कन्वर्ट करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? ऑप्शन 17 किलो जूल, 170 किलो जूल, 430 किलो जूल या 43 किलो जूल। तो इस तरह से आपको ऑप्शंस दे देगा। क्लियर है? और अगर वो आपसे कहता है कि भाई हाउ मेनी एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द केमिकल बॉन्ड बिटवीन HCl, तो फिर आपकी राइट ऑप्शन आएगी 430 किलो जूल पर मोल। ठीक है ना? ये आपके एमसीक्यूज बनते हैं और आपने इन एमसीक्यूज को अच्छी तरह से जो है ना वो तैयार करना होगा। ठीक है बेटे? ओके, अब आगे हम लोग चलते हैं। हमारा अब जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें आता है जी डायपोल डायपोल इंट्रैक्शंस। इंट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? इंट्रैक्शन कहते हैं अट्रैक्शन, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। साथ में इसने वर्ड लगा दिया डायपोल। डायपोल डायपोल, अब ये क्या वर्ड है? ठीक है ना? पोल कहते हैं चार्ज को, एंड जिसके ऊपर चार्ज हो, और डायपोल का मतलब क्या होगा कि भाई वो मॉलिक्यूल जिसके दोनों एंड्स पे चार्ज आ जाए, यानी एक मॉलिक्यूल जिसके दोनों एंड पे चार्ज हो। बेटा बेसिकली ये बात कर रहा है पोलर कोवेलेंट कंपाउंड की। पोलर कोवेलेंट कंपाउंड एज वी डिस्कस्ड इन द स्कूल कि भाई पोलर कंपाउंड्स वो होते हैं जिसके एक एंड पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा हो और दूसरे एंड पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ रहा हो। और ये क्यों आता है? ये भी हमने पढ़ा कि ये इसलिए आता है बिकॉज when the covalent bond formed between two different type of atoms, कि जब covalent bond दो different atoms के दरमियान में बनता है, so they will have different electronegativities, इनकी electronegativity different होगी, and the bond pair of electron will not attracted equally by bonded atoms, तो फिर वो दोनों तरफ equally attract नहीं होगा, एक ज्यादा अट्रैक्ट करेगा एक कम अट्रैक्ट करेगा, तो डेफिनेटली एक पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और एक पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर भी हमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज मिलेगा और यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज मिलेगा। इसी तरह यहाँ पे भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज मिलेगा हमें और यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज जो है वो हमें मिलेगा। ओके बेटे, अब आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे इसको जरा बता देता हूँ कि ये जो एक मॉलिक्यूल है मैं इसको डायपोल कह सकता हूँ। वाई? क्योंकि पोल का मतलब है यहाँ पर एंड और उस पे चार्ज है, डायपोल यानी कि दोनों एंड पे चार्ज है, और ये भी क्या है? डायपोल, ये भी डायपोल कहलाएगा, ऑब्वियसली बात है। तो डायपोल डायपोल और इनके दरमियान में क्या आ रही है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसको बोलेंगे इंट्रैक्शन। यानी कि डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन का मतलब कि जब दो डिफरेंट एटम्स जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होगी इनके दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, तो एक के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और एक के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और इस चार्जेस की वजह से बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो दोनों तरफ इक्वली अट्रैक्ट नहीं होता, और इक्वली अट्रैक्ट ना होने की वजह से एक पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और एक पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज अपीयर होता है। ठीक हो गया बेटे? ओके, तो अब हम आगे जरा इसको देख लेते हैं। आपकी बुक की वर्डिंग क्या कहती है जरा उसको भी मैं साथ साथ समझा देता हूँ। ये थोड़ा सा टॉपिक जो है ना टिपिकल है, मार्किंग अगर अभी टाइम नहीं होगा हम बाद में कर लेंगे, ठीक है? वो इतना बड़ा मसला नहीं है, आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। और इसी तरह आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो भी इसी पे आएगा, लेकिन माइनर सा चेंज है। ठीक हो गया? तो ऑल इंटरमोलिकुलर फोर्सेस विच आर कलेक्टिवली वंडर वॉल फोर्सेस, ठीक है? यानी कि तमाम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को हम कलेक्टिवली वंडर वॉल फोर्सेस कहते हैं। ठीक है बेटे? तो वो इलेक्ट्रिकल इन नेचर होती हैं। इलेक्ट्रिकल का मतलब है उन पे चार्जेस होते हैं, इलेक्ट्रिकल इन नेचर मतलब चार्जेस। ठीक है? जैसे कि डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन इंटरमोलिकुलर फोर्स है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है। एज यू कैन ऑब्जर्व कि इसके ऊपर भी चार्ज मौजूद है और इधर भी आप देख सकते हो कि इसके ऊपर भी चार्जेस मौजूद हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी भी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं उन्हें हम कलेक्टिवली क्या बोलेंगे? वंडरवॉल फोर्सेस। ठीक है? अब वो डायपोल भी हो सकती है, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो सकती है, वो कोई और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकती है। They result from the attraction of the opposite charges which may be temporary or permanent। ठीक है? वो कहते हैं कि ये तब बनती हैं
जब दो ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करें, चाहे वो टेम्परेरी चार्जेस हो या वो परमानेंट हो। जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर मैं बात करूं HCl की, तो ये टेम्परेरी है। वाई? क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर नहीं हुआ हुआ। ओके बेटे। और अगर मैं बात करूं NaCl की, तो हमें पता है कि NaCl के केस में क्या होता है कि भाई जो सोडियम का इलेक्ट्रॉन है वो पूरी तरह किसके पास जा चुका है? सोडियम इस पे पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा है जी क्लोरीन, इस पे नेगेटिव चार्ज है, यानी कि सोडियम का इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली किसकी तरफ है? क्लोरीन के पास जा चुका है। ठीक है ना। इस तरह से अगर हम देखें तो सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज मौजूद है। ओके, तो ये भी इलेक्ट्रिकल इन नेचर है। इसके ऊपर चार्ज है पार्शियल, क्योंकि ये परमानेंट नहीं है, ये टेम्परेरी है। ठीक हो गया बेटे। तो यही वो आपको यहाँ पे समझा रहा है, यहाँ पे वर्डिंग में, कि भाई ये तब होगा जब दो ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, चाहे वो टेम्परेरी हो या परमानेंट हो। The unequal sharing of electron between two different type of atoms make one end of molecule slightly positive and the other end slightly negatively charged। ठीक है, ये बात भी हमने पढ़ ली पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर, कि जब दो डिफरेंट एटम्स के दरमियान में इलेक्ट्रॉन म्यूचुअली शेयर होते हैं तो फिर इलेक्ट्रॉन्स अनइक्वल शेयर होंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। तो एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। As shared pair of electron is drawn toward more electronegative, क्योंकि जो shared pair of electron होगा वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ अट्रैक्ट होता है। It is partially negatively charged, जैसे कि उसने एग्जांपल दे दी as chlorine in hydrogen chloride, जैसे कि हाइड्रोजन क्लोराइड में क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया। The other end automatically become the partially positively charged, और दूसरा end जो है वो partial positively charge create हो जाएगा। ओके बेटे, दूसरे end पे क्या चार्ज आ जाएगा? partial positively charge। When the partial positive and partial negative charges exist at a different positions in a molecule, the adjacent molecule will arrange themselves in such a way that the negative end of that molecule comes near to the positive end of the other molecule। अब वो कहता है कि जब ये ढेर सारे मॉलिक्यूल्स आपस में पड़े होंगे एक जगह पर, तो ये खुद को ऐसे अरेंज कर लेंगे कि एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव एंड दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव एंड के करीब आ जाएगा। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो, इस हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, वो दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव के करीब आ गया। इसी तरह इस पे पार्शियल पॉजिटिव है, वो इसके नेगेटिव के करीब आ चुका है। It results in a net force of attraction between oppositely charged ends of two adjacent molecules। ठीक है, इस तरह इन दोनों के दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा हो जाती है। ठीक है, ऑपोजिट चार्ज एंड्स जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके दरमियान में, these attractive forces are called dipole dipole interactions। तो और हम इन्हें बोलेंगे कि ये डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शंस हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा बेटा टॉपिक है। अब इस टॉपिक में